नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का सेशन पार्ट नंबर सेकंड। और पार्ट नंबर सेकंड में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर जो है पिछले वीडियो में हमने बात किया था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने बात किया था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आपके जो है कार्यकाल, उनकी संख्या और उनका जो है उसका प्रावधान के बारे में हमने बात की थी। कौन से भाग के अंतर्गत आता है, कौन से आपका जो है आर्टिकल के अंतर्गत आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, उनका कार्यकाल क्या है, योग्यता क्या है, किस तरीके से वो आपका जो है उनकी नियुक्ति की जाती है और उनके जो प्रावधान के बारे में संविधान के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर आपका जो है प्रावधान किया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रमुख शक्तियाँ और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रमुख कार्य और उनकी स्वतंत्रताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 आप जरूर देख लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो शुरुआत है पार्ट नंबर 1 से हमने की है और एंड इसको जो करेंगे हम वो एंड करेंगे पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे और कार्य और शक्तियाँ के बारे में अगर हम बात करें, न्यायपालिका की कार्य शक्तियों के बारे में बात करें तो पार्ट नंबर 1 में हमने बात किया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, उसका जो प्रावधान है संविधान के कहाँ पर किया गया है, किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, कौन नियुक्ति करता है, कौन शपथ दिलाता है, वेतन भत्ते और आपका जो है साथ में उनके कार्यकाल और अधिकतम आयु और आपकी उनकी अहर्ताएँ योग्यताओं के बारे में हमने बात किया था। अभी हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में। तो न्यायपालिका की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो वही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है आर्टिकल नंबर 131 में। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? इसमें ऐसे मुकदमे जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाती है, मतलब इसके अंतर्गत ऐसे सभी केस आते हैं जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत की जाती है। इनकी जो सुनवाई है ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है, ना हाई कोर्ट में की जाती है और ना ही किसी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में की जाती है। ये केस ऐसे केस होते हैं जो सीधा का सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जिनकी सुनवाई होती है उसको बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिनका उल्लेख आर्टिकल नंबर 131 में किया गया है। और इस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से मुकदमे आते हैं इनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। नंबर 1, जैसे भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, यानी एक तरफ भारत सरकार और एक तरफ एक या एक से भारत के अधिक राज्य हैं, उनके बीच में यदि विवाद हो जाए तो इसके विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट है भारत सरकार या राज्यों के बीच में विवाद, यानी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यदि विवाद हो जाए तो इसका निपटारा भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा दो राज्यों के बीच का संवैधानिक विषयों के संबंध में विवाद, यानी दो राज्यों के बीच में यदि विवाद हो जाए, यानी जैसे हिमाचल और आपका जो है हिमाचल और हरियाणा के बीच में यदि विवाद है किसी भी आपका जो है सार्वजनिक या फिर संवैधानिक विषयों को लेकर के, तो इन संवैधानिक विषयों का जो विवाद है उसको निपटारा करने का जो अधिकार है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है इस प्रकार के मुकदमे को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत क्या है एक्सेप्ट करेगी और इसके तहत उसके ऊपर जो है सुनवाई की जाएगी। तो ये था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दोस्तों, जो आप सुप्रीम कोर्ट का ऐसा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन मुकदमों की सीधा का सीधा जो है सुनवाई की जाती है उसी को हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। और इसके अंतर्गत मैंने 3 पॉइंट आपको यहाँ पर बताए हैं। भारत सरकार या एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में यदि विवाद है, भारत सरकार या राज्यों के बीच में विवाद है या फिर दो राज्यों के बीच का विवाद है, तो इस विवाद की जो सुनवाई है कौन करता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। इसके अलावा न्यायपालिका की या फिर न्यायपालिका की दूसरी प्रमुख जो शक्ति है वो कौन सी है? न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार। अब ये न्यायिक पुनराविलोकन क्या होता है दोस्तों, पहले हम इसको यहाँ पर स्टडी करेंगे किसके अंतर्गत आता क्या है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका और विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करता है।
कि वह संविधान के विपरीत तो नहीं है। यदि वो संविधान से मेल नहीं खाते तो न्यायालय इन्हें असंवैधानिक घोषित कर देती है या असंवैधानिक घोषित कर देता है। इसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का पुनरावलोकन का मतलब है कानूनों की जांच करना, ठीक है। यानी जो हमारे देश के अंदर कानून का जो निर्माण करती है वो करती है कार्यपालिका, और जो उसको लागू करती है, लागू करने का अधिकार किसको है? विधानपालिका को, ठीक है। यानी कार्यपालिका कानून को बनाती है और विधानपालिका उसे लागू करती है। परंतु कार्यपालिका और विधानपालिका के द्वारा बनाए गए कानून केवल संविधान के समरूप होने चाहिए और संविधान के अंतर्गत होने चाहिए। यदि वो संविधान के विपरीत है, यानी संविधान के विपरीत यदि कार्यपालिका और विधानपालिका कानून को बनाती है और लागू करती है, ऐसी स्थिति में उसकी जो जांच करने का अधिकार है वो किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। और वो ऐसे कानूनों की जब कार्यपालिका और विधानपालिका किसी प्रकार के कानून को निर्मित करती है तो उसकी न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है कि वो कानून संविधान के विपरीत तो नहीं है, संविधान के हित में है या संविधान का उल्लंघन तो नहीं करते। यदि कोई ऐसा कानून जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है और कार्यपालिका और विधानपालिका ने उसे निर्मित किया है तो ऐसे कानून को हमारी जो न्यायपालिका है वो असंवैधानिक घोषित कर देती है। और जब वो असंवैधानिक घोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस कानून को पूर्णतया रद्द कर दिया जाता है और उसे अवैध माना जाता है। और इसी अधिकार को, न्यायपालिका की इसी अधिकार या इसी शक्ति को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है। तो ये था न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास? न्यायपालिका के पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर आता है आर्टिकल नंबर 132 में अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अपीलीय का मतलब होता है किसी एक न्यायालय के विरुद्ध जो है अपील की सुनवाई करना। इसके तहत पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या आपके जो है प्रावधान इसके अंतर्गत आता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को सभी राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय, हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय से यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो अपने जो केस को है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने का अधिकार उसको है। यानी हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध भी क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? अपनी जो है सुनवाई कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट जो है अपना निर्णय दे सकता है। मान लीजिए हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है, तो उसकी जो मृत्युदंड की सजा के खिलाफ भी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट क्या है वो अपना डिसीजन दे सकता है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसके अंतर्गत जैसे कौन कौन से आपके जो है मुकदमे आते हैं, इसके अंतर्गत 4-5 मुकदमे आते हैं। जैसे संवैधानिक मामलों में अपील, यानी संवैधानिक जो मामले हैं या संविधान से रिलेटेड जो आपके केस होते हैं उनके संबंध में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दीवानी मामलों के संबंध में अपील। दीवानी मामले वो मामले होते हैं दोस्तों जिसमें पैसे या संपत्ति से रिलेटेड कोई केस है तो उसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने का अधिकार हमारे पास होता है। आपराधिक यानी फौजदारी मामलों के संबंध में अपील। फौजदारी का मतलब होता है मारपीट, चोरी डकैती, हत्या, बलात्कार, इस प्रकार के जो केस है वो फौजदारी मुकदमे के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी अपील करने की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती है। सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ भी उच्च न्यायालयों के विरुद्ध जो है वो आपका निर्णय दे सकता है, ठीक है। और इसके अलावा विशेष अनुमति द्वारा अपील, यानी विशेष अनुमति यानी आपका स्पेशल जो आपका परमिशन के द्वारा जो भी हम जो है अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट इन हाई कोर्ट या अदर जो कोर्ट है, जितने भी कोर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे, उन सभी के द्वारा दिए गए डिसीजन को टाल सकता है या उसमें फेरबदल कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्लियर बात सबको? तो इसके अलावा अगर हम बात करें अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आगे अगर हम बात करें इसमें, तो अगला जो है हमारे पास वो है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में यदि देखा जाए तो ये इसका जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 143 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत क्या आता है? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अब ये परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रपति है वो सार्वजनिक महत्व और किसी पूर्व संधि या समझौते के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, ठीक है, परामर्श जो है वो ले सकता है। क्लियर? तो ये आपने ध्यान रख लेना है। यदि भारत के राष्ट्रपति को किसी सरकारी महत्व या पहले के किसी संधि समझौते के मामले में कोई परामर्श चाहिए तो ऐसी स्थिति में वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसको दिया गया परामर्श
मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई परामर्श राष्ट्रपति को दिया है तो चाहे राष्ट्रपति तो उसको मान सकता है, चाहे तो उसको मानने से इनकार भी कर सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो ये बात भी आपने ध्यान रख लेनी है। ठीक है, तो इस संदर्भ में कईयों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय से क्या है आपकी सलाह मांगी है, परंतु सलाह जो है सलाह देनी पड़ेगी किसको, सुप्रीम कोर्ट को, यदि राष्ट्रपति उनके पास जाता है तो। ठीक है, परंतु उसको मानना या ना मानना डिपेंड करता है किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। चाहे तो उसको स्वीकार भी कर सकता है, चाहे तो उसको मानने से इनकार भी कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जनहित याचिका। अब जनहित याचिका क्या होती है, इसका आरंभ आपका जो है 1981 में तत्कालीन जो न्यायाधीश थे PN भागवती और BR कृष्ण अय्यर के समय में किया गया था। जनहित याचिका, जनहित याचिका का मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा पीड़ित, ठीक है, ऐसा कोई आपका जो है ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं जा सकता, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं जा सकता, परंतु उसको जो न्याय दिलाने की जो गुहार है वो जनता के द्वारा जो है न्यायालय से की जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे आपके जो है रेप केस है, आपके बहुत सारे ऐसे जो है मुकदमे हैं जो लगातार दिन प्रतिदिन जो है टीवी और समाचार पत्रों में जो है चर्चित रहते हैं, जो आपके जो है जनता द्वारा जिसके लिए जस्टिस की मांग की जाती है। तो ऐसी स्थिति में जनता द्वारा मांगे गए निर्णय की जो है निर्णय को जब सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है तो ऐसी स्थिति में उसे जनहित याचिका कहा जाता है। यदि जनता के हित में याचिका दर्ज करना, ठीक है, जनता द्वारा किसी व्यक्ति के हित में आपका जो है याचिका दर्ज करना, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका जो शुभारंभ है 1981 में आपका जो PN भागवती जो आपके उस समय जो न्यायाधीश थे और साथ में VR कृष्ण अय्यर जो है उनके समय में इसकी शुभारंभ किया गया था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केस है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के दरवाजे तक नहीं जा सकते हैं और जनता द्वारा उनकी आवाज़ को न्यायालय तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के अंदर है, फिर भी सबसे बड़ा जो न्यायालय माना जाता है वो जनता का न्यायालय माना जाता है। ठीक है, जनता की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, और इस याचिका को जब आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय में रखा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को इसको क्या है एक्सेप्ट करना होता है और उसके खिलाफ कार्यवाही, उस मामले के खिलाफ कार्यवाही करनी होती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है जनहित याचिका के बारे में हमने बात की है। इसके अलावा नेक्स्ट यदि बात करें तदर्थ न्यायाधीश। अब ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, आर्टिकल नंबर 127 में इसका उल्लेख और प्रावधान मिलता है। ये जनहित याचिका क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर न्यायालय में कोरम पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है जिसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। तो यहाँ पर ये बड़ी अच्छी बात कही गई है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय के अंदर जो है किसी कार्य को लेकर के कोरम पूरा करना हो, कोरम का मतलब ध्यान रखें, यदि सर्वोच्च न्यायालय में कोई बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके ऊपर डिसीजन देना है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो डिसीजन देने में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, उसको अन्य न्यायाधीशों से भी डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई न्यायालय के अंदर 33 न्यायालय, इतने सारे न्यायाधीश होते, 33-34 न्यायाधीश होते हैं, इनमें से हो सकता है कि कोई 7-8 पद खाली हो या 3-4 पद खाली हो या 1 पद खाली हो। ऐसी स्थिति में उस कोरम को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है और राष्ट्रपति के परामर्श पर क्या कर सकता है, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश को, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश को कुछ समय के लिए कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। परंतु वो जो कार्यवाहक न्यायाधीश होगा वो वही व्यक्ति होगा जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बनने की जो है योग्यता होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसे कार्यवाहक जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा और जैसे ही कोरम पूर्ण हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसका जो ये पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा और उसे वो ऑफिस जो है अपने पद पर सुसज्जित कर दिया जाएगा। तो ये था तदर्थ न्यायाधीश, जो कुछ टेम्पररी न्यायाधीश यानी कुछ समय केवल कोरम पूर्ण करने के लिए ही जो जिसको आपका जो है नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति की सहायता से
आपका मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। वो किसी भी आपका जो है उच्च न्यायालय का आपका न्यायाधीश हो सकता है, परंतु ध्यान रहे कि उसके पास जो है जो योग्यता होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बनने के बराबर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? सबसे पहले वो लगभग किसी उच्च न्यायालय में लगभग 5 वर्ष तक जज रह चुका हो, या फिर आपका जो किसी हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक क्या है वकालत कर चुका हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभदायक पद पर वो नहीं होना चाहिए। ये तो सारी योग्यताएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बनने के लिए लगती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश की कंडीशन क्या है? सेवानिवृत्ति के बाद जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकता, सार्वजनिक वकालत नहीं कर सकता। यानी किसी भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आपका जज है और वो सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है, सेवानिवृत्त होने के बाद वो किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये कंडीशन रखी गई है उसके लिए। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल नंबर 128 में उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान की भी यहाँ पर आपका जो है प्रावधान किया गया है। इस 128 के तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति के परामर्श पर किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है यदि जरूरत पड़े तो। फॉर एग्जांपल कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर उनको आवश्यकता पड़े, यानी सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार बढ़ जाए, यदि सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार बढ़ जाए और पद आपके न्यायालय के न्यायाधीशों के खाली है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श पर किसी भी सेवानिवृत्त, किसी भी रिटायरमेंट जज को आपका जो है टेम्पररी टाइम के लिए क्या है, कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के आपके जो है न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए कह सकता है। और जब उस जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, जब वो आपका जो है अल्पकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसे पुनः जो है आपका न्यायाधीश की शक्ति, उसके वेतन भत्ते और जिस प्रकार से न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की जो शक्तियां होती है, वेतन भत्ते होते हैं, वो भी उसको दिए जाएंगे केवल तब तक जब तक वो उस पद पर हैं। और उसके बाद जब उसके स्थान पर कोई परमानेंट न्यायाधीश आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको उस आपका जो पद को छोड़ना पड़ता है। वो केवल अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा कर सकता है। तो ये हमने बात करी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की कंडीशन, पर इसमें आपने ध्यान रखनी है दोस्तों कि सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनको रिटायरमेंट लेने के पश्चात जो है वो आपकी जो है गवर्नमेंट आपकी किसी भी हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं, प्राइवेटली आपका किसी व्यक्ति को ट्रेंड कर सकते हैं, किसी एडवोकेट को ट्रेंड कर सकते हैं, या फिर आपका जो है अन्य किसी व्यक्ति को वकालत करना सिखा सकता है, परंतु वो खुद स्वयं जा करके किसी हाई कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन लास्ट अगर हम बात यहाँ पर करें तो इसमें बात की गई है न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के बारे में। भाई न्यायाधीशों को क्या क्या स्वतंत्रताएं होती है? तो न्यायाधीशों की स्वतंत्रताओं के बारे में अगर बात करें तो पहली बात तो ये है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। इनके वेतन और भत्तों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों, जिनके वेतन और भत्तों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब जब तक वो व्यक्ति अपने पद पर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने पद पर है तो किसी व्यक्ति के पद पर रहते हुए इनके वेतन भत्तों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वित्तीय आपातकाल को छोड़कर। यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी यदि लगती है तो किसी के जितने भी अधिकारी हैं उनके वेतन को समाप्त भी किया जा सकता है या फिर उसमें कटौती भी की जा सकती है। परंतु अगर उसके अलावा कोई भी किसी प्रकार की कोई कंडीशन है तो उसमें उसको कटौती या बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। इसके अलावा नेक्स्ट, न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किए गए कार्यों या निर्णयों की आलोचना नहीं की जा सकती, ठीक है। न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा दिए गए निर्णय की आलोचना की नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गया निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है, ठीक है। और उनके द्वारा दिए गए निर्णय को सभी लोगों को स्वीकार और मान्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा न्यायालय के न्यायाधीशों के व्यवहार की, यानी न्यायाधीशों का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उनकी जो है वो व्यवहार की संसद या विधानमंडल में चर्चा नहीं की जाएगी और ना ही उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है दोस्तों कि न्यायाधीशों के व्यवहार, देखो आपकी जो संसद है, विधानमंडल है, उसके अंदर किसी भी मंत्री के व्यवहार के जो विरुद्ध है वो आपकी बात की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के संदर्भ में भी चर्चा की जा सकती है, उसके व्यवहार को लेकर के चर्चा की जा सकती है।
परंतु न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार, व्यवहार और उसके चरित्र के बारे में किसी प्रकार का कोई आपका जो डिस्कशन जो है सुप्रीम कोर्ट, विधानमंडल या संसद के अंदर नहीं किया जाएगा। तो ये आपके न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रमुख स्वतंत्रताएं हैं। तो इस वीडियो में हमने बात किया इस आपका जो है न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियां, कार्य और उनकी स्वतंत्रताओं के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने बात किया था किसके बारे में, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, उसका जो है उल्लेख, उसका प्रावधान और आपका जो है अन्य चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। एक चीज़ और आपने ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में यदि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या को यदि इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, संसद के पास होता है। और जबकि हाई कोर्ट में न्यायालय के न्यायाधीश को इंक्रीज करने का जो अधिकार है, वृद्धि करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। जैसे कि मैंने कहा कि अभी कितने न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, 34 है, 33 + 1 = 34, ठीक है। तो कल को ये 36 भी हो सकते हैं या 35 भी रह सकते हैं या फिर आपका जो है 20 भी रह सकते हैं। तो ये उसको बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में किसको है, संसद को है। जबकि हाई कोर्ट में किसके पास है, हाई कोर्ट में ये जो अधिकार है हाई कोर्ट में ये राष्ट्रपति के पास है। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया और डिटेल से हमने इसमें जो है डिस्कशन किया। ऑल आपके जो है पॉइंट्स के बारे में हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटिकल साइंस के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।